हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी यूपीएससी। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने इग्नू क्लासेस जो होंगे हमारे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। और ये होगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट जो होते हैं उस पर बेसिकली डिपेंड रहने वाले हैं। और जो आपने भी ट्रेंड देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर हैं वो क्या करते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो हम जो टॉप क्वेश्चन है जिसके रिपीट होने की दोबारा आने की संभावना ज़्यादा है तो उस पर हम जोर देंगे और ये बहुत ही गहराई से समझाएंगे इसमें। तो इसके बाद आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाली आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग करना भी थोड़ा बीच बीच में बताते रहेंगे कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा रहने वाला है MHI 101 पे। इसमें जो एंशियंट एंड मिडिवल सोसाइटी है उसके बारे में जानेंगे कि जैसे खानाबदोश, घुमंतु लोग, ये अपना जीवन निर्वाह या फिर इनकी जीवन शैली कैसी होती थी और ये इनकी जो सोसाइटी थी, समाज था, वो कैसा था। तो इसको हम वर्ड टू वर्ड गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पशुपालक घुमंतु जीवन, पेस्टोनल नोमेडिज्म किसे कहते हैं। ये हमें 250 वर्ड में इसका आंसर करना है। तो उसी हिसाब से हमने इसमें बनाया हुआ है। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब। पशुपालक घुमंतु जीवन। पशुपालक मीन्स जो पशुओं को पालता है, जो जानवरों को पालता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब, इन सब को का जो पालन करता है। तो हमें गहराई से समझना है हर वर्ड, ताकि हम उसका मतलब जान सकें और उसको हम अपने उत्तर में लिख सकें। तो सबसे पहले क्या है, ऐसा जीवन शैली। ये क्या है, ये जीवन शैली है। जीवन शैली मतलब जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का स्टाइल है। शैली मीन्स स्टाइल, जीवन जीने का तरीका है कि किस तरीके से हम जीवन जीते हैं। जैसे एक डॉक्टर का पेशा क्या होता है कि उसके जीवन शैली में क्या होता है, ज़्यादातर उनको अपने पेशेंट से डील करना होता है। और एक पुलिस ऑफिसर को अपने जो एरिया में हो रहा है क्राइम रेट है उनको देखना होता है, अपराधियों से सामना करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, जीवन जीने का एक तरीका है। तो वैसे ही जो नोमैड है, आपको भी पता है, जो नोमैड थे वो जीवन निर्वाह करने के लिए मौसम के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार ढालते रहते थे अपने आप को। वो एक जगह नहीं रहते थे। वो जैसे ठंड का मौसम आया तो अपने, अगर उन्हें ठंड में रहना है तो वहाँ उस वैसी व्यवस्था करते थे, नहीं तो कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते थे। तो इसको हम गहराई से समझेंगे। तो ये क्या है, एक जीवन जीने का तरीका है, एक जीवन शैली है। क्या, पशुपालक घुमंतु जीवन एक जीवन शैली है जिसमें लोग स्थायी कृषि के बजाय परमानेंट कृषि पर, एग्रीकल्चर पर स्टे नहीं करते थे। मतलब खेती नहीं करते थे परमानेंट। आई होप समझ में आया हो। उसके बजाय किस पे करते थे, पशुपालन पर निर्भर रहते थे। अपने पशुओं के साथ चारागाह और जल स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान, आपको भी पता है अगर आपको कृषि करनी है तो वहाँ लंबा समय गुजारना पड़ेगा जिस स्थान पर आप कृषि कर रहे हैं। आई होप समझ में आया हो। लेकिन वो इनका जीवन किस पे निर्भर था, कृषि पर ना रहकर पशुपालन पर, ताकि उनको पशुओं की तलाश में या फिर जो पशुओं की निर्भरता है, पशु की जो नीड है, ज़रूरत है, उसके अनुसार उनको स्थान बदलना होता था। इसलिए वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते थे। इसका मतलब यह है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। यह जीवन शैली मुख्यतः शुष्क, अर्धशुष्क, पर्वतीय घास के मैदानों वाले क्षेत्रों में विकसित हुई जहाँ कृषि करना कठिन होता है। और ये जीवन शैली कहाँ विकसित हुई, जहाँ पर शुष्क, थोड़ा मौसम कैसा हो, शुष्क हो, मतलब सूखा सा, जैसे जहाँ ज़्यादा ना गर्मी पड़ रही हो ना ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो, ताकि उनके जो जानवर है वहाँ पर सही तरीके से वहाँ उनका विकास हो सके और अपने खाने की तलाश में भी उनको पर्याप्त संसाधन, फल फ्रूट, ये सब मिल सके। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इसके आगे देखते हैं हम कि फिर बताया इन समुदायों का मुख्य आधार गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, याक, घोड़े जैसे पशु होते हैं। तो ये आंसर राइटिंग में अपने इन जानवरों का, इन पशुओं का जिक्र कर सकते हो। ये इससे आपको बहुत ही, मतलब जो आपको कंटेंट है ना उसको अच्छे से लिखने में सहायता मिलेगी। तो जैसा मैं हर क्लास में बताता हूँ, तो आपको एक आंसर लिखना है तो उसको अपनी भाषा में कोई भी कठिन स्टेटमेंट लिखिए, या फिर वाक्य लिखा है कोई भी,
तो उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी हो। तो उसको चाहे कितना भी कठिन वाक्य हो, उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है। उसके बाद फिर आप उसको, वो आपके जहन में उतर जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं या फिर यहीं से देख लेते हैं, पशुपालक। पशुपालक ये किसी के लिए कठिन भी हो सकता है वर्ड, और किसी के लिए आसान भी हो सकता है। तो इसको अपने वर्ड में लिखना है। पशु मीन जानवर, जानवर पालने वाला, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर एनिमल, आपकी जो लोकल लैंग्वेज में आपको जो अच्छा लग रहा हो बेस्ट याद करने के लिए, एनिमल भी लिख सकते हैं। एनिमल को पालने वाला। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा। इसके बाद आप इसको किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हैं। तो यही एक आंसर को याद रखने का, एक स्टेटमेंट को याद रखने का तरीका है कि उसको सबसे पहले किसकी भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में चेंज करना है। उसके बाद आप लिख के देखिए, उसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो उसके बाद उनके जो मुख्य जो पशु थे, उनमें गाय, भेड़, बकरी ये सब आ गए। ये पशु उन्हें दूध प्रोवाइड करते थे, मिल्क, मांस, ऊन, चमड़ा, ये सब की सुविधा प्रदान करते थे। मौसमी परिवर्तन के अनुसार चारागाह बदलने की प्रक्रिया को मौसमी प्रवास कहा जाता है। तो ये देख लेते हैं, ट्रांसह्यूमन कहा जाता है। मौसमी प्रवास मतलब मौसम के अनुसार परिवर्तन करना। जैसे चारागाह, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है इस प्रदेश में फिलहाल अगर हो रही है, तो अगर उनको गर्म मौसम चाहिए तो उसके अनुसार वो किसी ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ पर वैसा मौसम मिल रहा हो, जहाँ गर्मी का मौसम हो उस क्षेत्र में। तो इसी को ही इस स्थानांतरण को ही, एक स्थान से दूसरे स्थान की जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मौसमी प्रवास। आई होप समझ में आया हो। अब देखते हैं, भारत में राजस्थान के रायका तथा जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल इसके प्रमुख उदाहरण है। तो दो जो जनजाति या फिर दो समुदाय हैं, इनको मतलब अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं उत्तर में कि जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय और राजस्थान के रायका, जिसको रवारी भी कहते हैं, इनके उदाहरण है। विश्व स्तर पर मंगोलिया के मंगोल, सहारा के तुआरेग तथा मध्य एशिया के कजाक समुदाय इस परंपरा का पालन करते हैं। कौन सी परंपरा का? पेस्टोरियल नोमैडिज्म, पशुपालन घुमंतु जीवन का की प्रक्रिया का उदाहरण है। इनको फॉलो करते हैं। पशुपालक घुमंतु समाज सामूहिक सहयोग, आत्मनिर्भरता तथा पशुओं के साथ संतुलन आधारित होते थे। अब इसमें देख लेते हैं, ये जो पशुपालन होते थे, जो पशुपालक होते थे, ये क्या करते थे, इनका आपसी सहयोग, ये अकेले नहीं रहते थे, ये अपने समुदाय के साथ रहते थे। और इनके समुदाय में इनका जो वरिष्ठ लोग थे वो उनका लीडर कहलाता था। तो यही बताया गया इसमें। तो ये अकेले नहीं रहते थे, एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी पे रहते थे, प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित था। और इनका मुख्य जो जीवन था वो प्रकृति के साथ संतुलन पर, जैसे कि आपको बताया मौसम के अनुसार इनको परिवर्तन, या फिर जहाँ रिसोर्सेस है, जहाँ नदी है, जहाँ पर खाने की उपलब्धता है, जहाँ घास के मैदान है, तो पशुओं की देखरेख भी और पशुओं की सुविधा के अनुसार ये अपने आप को ढालते थे। तो मेन उसका किस पे जो जोर था वो क्या था, वो था प्रकृति पर, जो निर्भरता थी वो मेन किस पे थी, प्रकृति पर। तो यहीं तक देखा हमने। उसके बाद इसमें निष्कर्ष में देख सकते हैं, पशुपालक घुमंतु जीवन मानव सभ्यता की अनुकूलित क्षमता, सांस्कृतिक विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो यही बताया गया है कि जो हमारी सभ्यता में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने ही हमें एक जीवन जीने का एक आसार जो हमारे आधुनिक काल में है वो प्रदान किया। और जो हमारी संस्कृति में भी इनकी बहुत बड़ी पहचान रही है। और आजकल इनमें जो घुमंतु जीवन है, इसमें बहुत ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो भूमि की सीमित मात्रा बच रही है, जो जंगलों की सीमित मात्रा बच रही है, उसमें भी अगर घुसने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए, तो इन सबको क्या एक चैलेंजेस, समस्याएं और चुनौतियों के रूप में देखा जा सकता है, जो ये देखते आ रहे हैं। अब पहले तो बहुत ही आसान था पशुपालन करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन अब ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य रह गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी,
या फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो इसको हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो लेक्चर है उसमें भी कराया है, क्योंकि यह हमारे औपनिवेशिक जीवन या फिर जो औपनिवेशिक काल है उससे ये जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका मुख्य काम व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण के बाद तीसरा मुख्य कारण में ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शामिल था, कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कराएंगे और लोगों तक जहाँ तक हो सके सबको क्रिश्चियन बनाएंगे। तो ये था इसमें। अब ईसाई धर्म का उद्भव पहली शताब्दी में कब हुआ, इसको हम देखते हैं। पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में हुआ, यहूदियों रोमन साम्राज्य में हुआ। इसकी स्थापना यीशु मसीह के शिक्षाओं पर आधारित थी। उन्होंने प्रेम, करुणा, तो कोई भी बड़ा धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म है या ईसा मसीह का धर्म है, कोई भी बड़ा धर्म है, तो वो क्या सिखाता है? एक अच्छी राह पे चलना सिखाता है, शांति का जीवन, लोगों के प्रति दयालुता या फिर करुणा की भावना, ये सब। तो ये सब अपने आंसर में आप अपने समझदारी से भी लिख सकते हैं। तो यही बताया गया है इसमें। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान को ईसाई धर्म के आधारशिला माना गया। तो उनकी जो मृत्यु थी उसी को ही वहाँ की क्या आधारशिला माना गया, कि इनको ही हम पूजेंगे। ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा गया कि इसी से ही हमारे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा। यीशु के शिष्य ग्रेट कमीशन के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। विशेष रूप से संत पौलुस ने रोमन साम्राज्य के अनेक नगरों में चर्च स्थापित किए। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म का धर्म प्रचार किनके द्वारा हुआ? रोमन साम्राज्य में हुआ। इसके एग्जाम्पल के तौर में यहाँ देख सकते हैं, संत पौलुस ने रोमन साम्राज्य के अनेक स्थानों पर क्या बनाया? चर्च की स्थापना की, चर्च को स्टैब्लिश किया। गैर यहूदियों के बीच स्थायी धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। ये सब बताया गया कि जो यहूदी नहीं थे उनमें भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। रोमन साम्राज्य की विकसित सड़क व्यवस्था, व्यापारिक मार्ग तथा साझा भाषा ग्रीक और लैटिन ने धर्म के प्रचार को गति दी। तो जो रोमन साम्राज्य का जो आने जाने का जरिया था, ये व्यापारिक मार्ग था, उसके जरिए भी वहां पर भी धर्म को प्रचार प्रसार के रूप में एक अहम भूमिका मिली और एक अधिक सुविधा मिली कि उस मार्ग के जरिए ही हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके एक स्थान से। क्योंकि आपको भी तो पता है, जो व्यापारिक मार्ग होता है वहां पर अलग अलग प्रकार के जो व्यापारी हैं, व्यापार करने आते हैं, लोग आते हैं, वहां पे आज विचारों का आदान प्रदान होता है, अलग अलग परिदेश से अपने संसाधनों को लेके आते हैं। और तो वहाँ पे जो जनसंख्या पाई जाती है वो भी बहुत विविधतापूर्ण होती है, अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग होते हैं। तो अगर किसी को धर्म प्रचार या किसी चीज़ का प्रसार करने की अनुमति दी जा रही है, अगर वो करेगा तो वो बहुत ही उसके लिए क्या होगा? बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हर लोगों तक या हर समुदाय तक वो बात पहुँचेगी। तो ये बताया गया यहाँ पे। चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन महान ने 313 में मिलान की घोषणा की है, एडिक्ट ऑफ मिलान द्वारा ईसाई को मान्यता दी। तो ईसाई धर्म को मान्यता कब मिली? 1303 में एडिक्ट ऑफ मिलान के जरिए। इसे रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना दिया गया। नेशनल या फिर स्टेट का जो रिलीजन है वो बना दिया गया। कैसे? क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को। मध्यकाल में मिशनरियों द्वारा यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार के माध्यम से ईसाई धर्म का एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। एशिया में कौन? हमारी इंडिया आ जाती है, और अफ्रीका और यूएसए, अमेरिका। आपको भी पता है जो औपनिवेशिक की नीति चलाई थी अंग्रेजों ने, उसके जरिए ही उन्होंने व्यापार के साथ साथ धर्मों का प्रचार प्रसार किया। वहाँ पर चर्च की सुविधा प्रोवाइड की, और धर्म परिवर्तन करोगे तो ये फायदे होंगे, ऐसे ऐसे समझाया गया वहाँ पे। तो ये धर्म का प्रचार प्रसार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी किया गया, यही बताया गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं, फ्यूडल रेवोल्यूशन थीसिस। आपको भी पता है जागीरदार प्रथा या सामंतवाद किसे कहते हैं? पिछले क्लास में भी हमने समझाया था कि एक राजा होता था और राजा का एक किंगडम होता था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो एक किंगडम होता था और किंगडम का एक छोटा भाग होता था जिसे फीफ कहते थे, भूमि का एक छोटा भाग जिसको फीफ कहते थे। तो यहाँ समझा सकते हैं। जैसे ये किंगडम है पूरा,
एक साम्राज्य है, इसका छोटा भाग, भूमि का छोटा भाग, इसको फीफ कहते हैं। और ये है स्ट्रक्चर सामंतवाद का या फिर यूरोपियन फ्यूडलिज्म का, जिसमें सबसे ऊपर कौन होते थे? किंग होते थे, राजा होते थे। आयो समझ में आया हो? और राजा इस पूरे राज्य पर अपने आप तो नियंत्रण कर नहीं सकता, तो उसको एक व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए लॉयल रहे और समय समय पर कर जो सैन्य सुरक्षा है प्रोवाइड कर सके, युद्ध के समय सैनिक सुविधा प्रदान कर सके। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता था? उसके लॉयल होते थे, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, अर्ल के नाम से भी जानते हैं और वैसल के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ करते थे। और जो जिस पे वैसल अपनी क्या करते थे, ये वैसल की भूमि है। ये कौन है? किंग ने ये भूमि का छोटा भाग किसको दिया? वैसल को दिया, जिसको इस भूमि के छोटे भाग को क्या कहते हैं? फीफ कहते हैं। और ये छोटा भाग मान लेते हैं ये भूमि का छोटा भाग है, ये फीफ है। इसमें जो वैसल होते थे वो क्या बनाते थे? अपने लिए कैसल बनाते थे, जिसमें रहने की जगह होती थी, ये सब। फिर इसमें एक स्टेबल टाइप का बनाते थे भूमि का दूसरा भाग। और ये छोटे छोटे एग्रीगेरियन प्लॉट होते थे, इनको प्लॉट के नाम से भी जानते हैं। कैसल हो गया, और इसे कहते थे कंटेनमेंट एरिया, जिसमें वाइनरी होती थी, स्टेबल होते थे। ये दो किसके कंट्रोल में होता था? वैसल के। और ये तीसरा भाग जो एग्रीगेरियन प्लॉट होते थे, ये छोटे छोटे किसानों को वैसल के द्वारा दे दिया जाता था, लॉर्ड के द्वारा दे दिया जाता था। किनको? पेजेंट को। पेजेंट को दे दिया जाता था, किसके लिए? कृषि करने के लिए। इसके बदले ये क्या करते थे? टैक्स दिया करते थे। किसको? वैसल को। और वैसल टैक्स किस तक पहुंचाता था? राजा तक पहुंचाता था। तो आई होप समझ में आया हो यहाँ तक देख लीजिए बस। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद क्या होता था? जो पेजेंट है वो कितना कर देता था? 1/3 देता था। अगर 1/3 देता था और युद्ध के समय क्या करते थे? इन पे टैक्स की मात्रा बढ़ा दी जाती थी। अगर वो 1/3 दे रहा है पेजेंट, तो उसके बाद टैक्स के युद्ध के दौरान 1/2 देगा, मतलब ज्यादा कर देगा, क्योंकि राजा को ज्यादा किसकी जरूरत है? संसाधनों की जरूरत है, इसलिए ज्यादा कर भी देते थे, सैनिक सुविधा भी प्रदान करते थे। तो उसके पश्चात क्या हुआ? जो छोटे किसान हैं इन पर जोर पड़ने लगा। कभी कभी वो क्या करते थे? कर ना, मौसम खराब होने के कारण या फिर जो मौसम के खराब होने के कारण जो फसलें खराब होती थी उसके कारण वो कर नहीं चुका पाते थे। जो छोटे किसान होते थे वो कर नहीं चुका पाते थे, जिसके कारण वो कर चुकाने में असमर्थ हो गए। उसके बाद उन्हें कर चुकाने के लिए किससे लोन लेना पड़ता था? किसी से। तो किससे लोन लेंगे? वो अपने पड़ोसी से तो लेंगे नहीं, वो किससे लेते थे? वैसल से लेते थे, ना कि, और या फिर जो राजा होते थे उससे उन तक उनकी डायरेक्ट पहुंच थी नहीं, तो वो राजा से नहीं ले सकते थे। तो जो उनके कांटेक्ट में थे वो थे वैसल, तो वैसल से वो कर लेते थे पहले। तो अब ये देख लेते हैं, जो पेजेंट थे वो पहले क्या हुआ करते थे? फ्री मैन हुआ करते थे, आजाद हुआ करते थे, फ्री मैन हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? उन्होंने वैसल से क्या ले लिया? लोन। किस आधार पे लिया? अपनी भूमि को रख के लिया। तो उसके बाद जो यही पेजेंट क्या कहलाते थे? टेनेंट कहलाने लगे आफ्टर टेकिंग द लोन। किससे? वैसल से। तो आई होप समझ में आया हो कि पेजेंट से बनने का जो सफर है वो क्या है? लोन पर आधारित है। समझ में आया हो यहां तक? उसके बाद ये क्या कहलाए? टेनेंट। फिर जब वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उनको एक जो फोर्स लेबर है, जैसे उनके घरों में उनकी फैमिली के लोग वैसल के घर में अपनी मर्जी से काम, मतलब जो वैसल कहेगा वही कार्य करना पड़ता था। किनको? टेनेंट को, उनकी फैमिली को भी। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं। इसको हमने पिछले चैप्टर में भी एकदम गहराई से समझाया, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही ठीक है। और इसमें क्या है? 3 मेन जो सोसाइटी के पार्ट हैं वो है किंग, वैसल और
सर्फ। जो फोर्थ लेबर करते थे उसको क्या कहते थे? सर्फ। तो आई होप समझ में आया हो। तो यही स्ट्रक्चर हमारे किस में है? इंडियन फॉर्म में भी है। तो इसको अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक नाउ, फ्यूडल रेवोल्यूशन, फ्यूडल क्रांति सिद्धांत। अब देखते हैं फ्यूडल क्रांति कैसे हुई। मध्यकालीन यूरोप में लगभग 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है। जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हुए 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, उसको क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। क्या? फ्यूडल क्रांति। तो ये बताया गया पहले उसमें। इस सिद्धांत के अनुसार इस काल में सामंती व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित हुई। इस काल में जो व्यवस्था हमने बताई थी कि राजा एक भूमि का टुकड़ा वैसल को दे दिया करता था और वैसल उसके बदले कर और सैनिक सुविधा प्रदान करता था राजा को, और छोटे किसानों से क्या? कृषि आधारित कार्य करवाया करता था, और युद्ध के दौरान उनसे भी सैनिक जो सहायता थी वो लिया करते थे। तो इसी को सामंती व्यवस्था कहते हैं। तो यूरोप में कब प्रचलित हुई? 10वीं से 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुई या विकसित हुई। राजसत्ता के कमजोर होने के बाद तथा वाइकिंग, हंगेरियन, मुस्लिम आक्रमणों के कारण स्थानीय सुरक्षा का महत्व बढ़ा। तो ये इसमें बता सकते हैं कि जैसे कोई स्टेट है, कोई राज्य है, उसको अपनी सुरक्षा, अपने जो सामाजिक सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, सैनिक सभ्यता या फिर सैनिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता है कि जो उस समय कोई भी देश दूसरे देश पर क्या करना चाहता था? कब्जा करना चाहता था। अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वो कब्जा करना चाहता था। तो इसके कारण इसमें क्या प्रचलित हो गया? स्थानीय सुरक्षा की महत्वता या फिर इंपॉर्टेंस बढ़ी। इसके बदले सामंत उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे और किसानों से भूमि पर श्रम कर प्राप्त करते थे। इस प्रकार स्वामी, लॉर्ड, आश्रित, किसान, सर्फ के बीच सामंती संबंध विकसित हुए। तो आपको भी पता है कि अगर राजा को किसी सैनिक सभ्यता के या फिर सैनिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो कौन प्रोवाइड करेगा? वैसल प्रोवाइड करेगा। और वैसल किन पर आश्रित है? किसानों पर। तो जब युद्ध होते थे तो किसान क्या करते थे? उनको दुगना लगान देते थे, कर टैक्स के रूप में देते थे। तो यही जो संबंध है, इसी नहीं क्या किसका जन्म हुआ? इसमें सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। तो हमने उसको डायग्राम के जरिए भी बता दिया है कि सबसे ऊपर किंग है, फिर वैसल, फिर सर्फ। सर्फ कौन होते हैं? जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको सर्फ कहते हैं। और कृषक फ्री मैन हुआ करते थे। कृषक कब टेनेंट बन गए? जब उन्होंने अपनी भूमि किनको दे दी? वैसल को। किस लिए? लोन के लिए। आई होप समझ में आया हो। लोन चुकाने के लिए जब उन्होंने अपनी भूमि किसको दे दी? वैसल को दे दी, लॉर्ड को दे दी। तो आई होप समझ में आया यहाँ तक। कुछ इतिहासकार इसे फ्यूडल क्रांति मानते हैं। अब यहाँ देख ले, इस व्यवस्था में स्थानीय प्रभुओं ने न्याय, कर संग्रह तथा प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। भूमि आर्थिक शक्ति का मुख्य स्रोत बन गई और यूरोप में विकेंद्रित। तो फ्यूडल क्रांति की अवधारणा कहाँ से विकसित हुई? जैसे पहले क्या थी? सत्ता केंद्रीकृत थी। केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब कि कोई भी पावर है, कोई भी शक्ति है, उसका मुखिया होगा, जो मेन लीडर होगा वो एक होगा, किंग। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा नहीं है। अभी ऐसा क्या था? जो सत्ता थी, पावर थी, वो डिसेंट्रलाइज हो गई थी, विकेंद्रित हो गई थी। कैसे? कुछ पावर फ्यूडल को दे दी गई थी। फ्यूडल मीन्स वैसल को दे दी गई थी कि तुम अपने राज्य का, और फ्यूडल एक नहीं होते थे, या फिर जो वैसल होते थे, जागीरदार होते थे, वो एक नहीं होते थे। वो अलग अलग स्थान, भूमि के अलग अलग टुकड़ों पर अलग अलग वैसल, अलग अलग लॉर्ड, अलग अलग अर्ल, जिसे कहते हैं जागीरदार, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखते थे ताकि राजा को जो राज्य व्यवस्था है उसको चलाने में ज्यादा समस्याएं ना आए। आई होप समझ में आया हो। तो जो सत्ता थी, सत्ता की पावर थी, वो अखंडित हो गई, अलग अलग वैसल को मिल गई, इसलिए उसको कहते हैं विकेंद्रित। सिर्फ राजा ही के पास सत्ता नहीं थी, वो सत्ता, वो पावर अलग अलग वैसल में पहुंच गई। इसको क्या कहते हैं? विकेंद्रित कहना कहते हैं इसे, या फिर डिसेंट्रलाइज। जैसे ये इंडिया मान लेते हैं, इंडिया का कोई एक मालिक है, पीएम मान लेते हैं,
एक राजा है तो क्या कहेंगे, सत्ता केंद्रीकृत है। लेकिन पीएम ने क्या करा, सीएम बनाए जो अपने राज्य को की देखभाल करेंगे। सीएम ने क्या करा, डीएम बनाए। डीएम मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करेंगे। तो ये अपने अपने जो एरिया है उनकी अलग अलग देखभाल कर रहे हैं, अलग अलग सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग वेलफेयर कार्य कर रहे हैं उनकी सुविधा अनुसार। तो इसको क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज मॉडल कहेंगे, डिसेंट्रलाइज मॉडल। अगर पीएम ही हमारे मालिक होते, पीएम तक ही जो भी सुविधा हमें प्रोवाइड की जा रही है वो पीएम ही डायरेक्ट करते, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। आई होप समझ में आया हो। तो यही बताया गया है। कुछ इतिहासकार इसे फ्यूडल क्रांति मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे क्या बोलते हैं, फ्यूडल क्रांति। क्रांति मीन्स बदलाव, चेंजेस मानते हैं, क्योंकि इसे यूरोप की राजनीतिक या सामाजिक व्यापक परिवर्तन आया। जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार यह अचानक हुई क्रांति नहीं बल्कि कई शताब्दियों में धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये क्रांति है। क्रांति मीन्स एकदम से बदलाव आ गया, एक दिन लोगों का गुस्सा उमड़ा और एक दिन 1857 की या 1957 की क्रांति हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दिन की प्रक्रिया कोई नहीं होती, वो धीरे धीरे जो भावनाओं का, आक्रोशों का जो जमाव होता है वो एक दिन फट जाता है। तो कुछ इतिहासकारों को मानना है कि ये बहुत ही लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है, ये एक दिन की प्रक्रिया का फल नहीं है। तो ये बताया गया है। फ्यूडल क्रांति सिद्धांत मध्यकालीन यूरोप में सामंती व्यवस्था के उदय तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझने का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। तो इसमें क्या है, सामंती व्यवस्था को समझाने का एक दृष्टिकोण, नजरिया है कि फ्यूडल क्रांति क्या है। आई होप समझ में आया हो कि फ्यूडल क्रांति में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कर कौन किन्हें प्रोवाइड करता था, और फ्यूडल फीफ किसे कहते हैं, ये सब अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। सर्फ किसे कहते हैं, वेसल किसे कहते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मार्टिन लूथर एंड द बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। तो आपको भी पता है जो धार्मिक सुधार हुए, धार्मिक सुधार मतलब जैसे कैथोलिक चर्च का एग्जांपल ले लेते हैं, जिन्होंने अपने धर्म को एक शोषित वर्ग की उत्पत्ति का आधार बनाया। इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे उन्होंने क्या किया कि जो चर्च में बिशप थे, पोप थे, और जो चर्च के पादरी थे, जिन्हें हम फादर के नाम से जानते हैं, उनको आगे रखकर लोगों में भेदभाव की जो स्थिति थी उत्पन्न हुई। कैसे, जैसे वो बड़े बड़े लोग थे, जो अमीर अमीर लोग थे, उन्होंने एक एफिडेविट नाम की चीज भी बनाई, जिनमें कहा गया कि अगर तुम हमें पैसा देते हो तो हम तुम्हारे नाम का एफिडेविट बनाएंगे, और इससे तुम्हारे क्या होंगे, पाप कम हो सकते हैं, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी कई सारी कृतियां हमारे जो अतीत काल में, हमारे प्राचीन काल में रही हैं, तो समय समय पर उनका क्या हुआ है, विरोध किया गया है। तो मार्टिन लूथर ऐसे ही एक धार्मिक आंदोलन और धार्मिक दार्शनिक थे, जिन्होंने इन कृतियों को एकदम क्या खारिज किया। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी जो 95th थीसिस थी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। तो इसको आप अपने आंसर में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। 16वीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक सुधार हुए। धार्मिक सुधार कब हुए, 16th सेंचुरी में। का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया। वह जर्मनी के धर्मशास्त्री थे। इन्होंने ही जो बाइबल थी ट्रांसलेशन किया, बाइबल का ट्रांसलेशन किया कौन सी भाषा में, जो जर्मनी भाषा थी उसमें ट्रांसलेशन किया बाइबल का, ताकि वहां के जो मूल निवासी है वो पढ़ सके। और उनका विश्वास था कि जो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो हमारे ईश्वर के विश्वास करने से होगी, ना कि किसी बिचौलियों की जरूरत है उसके लिए। बिचौलिए मीन्स जो चर्च के पादरी हो गए, बिशप हो गए, पोप हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। हमें अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उनमें विश्वास रख के ही किया जा सकता है। आई होप समझ में आया यहाँ तक। तो उन्होंने जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं, विशेषकर इंडल्जेंस, वही वाली प्रथा जो बताया हमने कि वो एक एफिडेविट या फिर पाप मोचन पत्र वो क्या करते थे, दिया करते थे कि आप हमें पैसे दीजिए या कुछ जो भी उनके पास संसाधन थे वो दीजिए, हम आपको ये देंगे। इंटेलिजेंस उस प्रक्रिया का नाम है जिसको पाप मोचन कहते हैं, का विरोध किया। 1517 में लूथर ने 95th थीसिस लिखी
प्रकाशित की, अपनी पब्लिश की, जिनमें चर्च की नीतियों, चर्च की पॉलिसीज बताई, पॉप की सत्ता बताई और उनकी आलोचना की और आलोचना करने के बाद इसको ही क्या क्या नाम दिया गया, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको पता है कि बहुत लोग कहते हैं प्रोटेस्टेंट सुधार है क्या, समझ नहीं आता उनको। प्रोटेस्टेंट सुधार कुछ नहीं है, एक धार्मिक आंदोलन था जिन्होंने क्या किया, जो कैथोलिक चर्च की कृतियां थी और जो बिशप्स के जो रूल्स रेगुलेशन थे, बिशप्स, पॉप, इन सब की आलोचना की। इसी आलोचना को ही हम प्रोटेस्टेंट सुधार के नाम से जानते हैं। बस यही है। आई होप समझ में आया हो। लूथर का मानना था कि उद्धार केवल आस्था, फेथ, आस्था मीन बिलीव, ईश्वर में बिलीव, ईश्वर की कृपा और बाइबल के माध्यम से संभव है। आप सिर्फ बाइबल पे, भगवान पे विश्वास करिए, आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मीन्स मन को शांति, उद्धार होगा आपका। अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो उसमें विश्वास करने से ही काफी है। और जैसे मैं हर क्लास में कहता हूं कि हमें एक रिलीजियस टॉलरेंसी, एक वर्ड है, बहुत ही सुंदर वर्ड है, इसको कहते हैं हिंदी में धार्मिक सहिष्णुता। रिलीजियस टॉलरेंसी, ये वर्ड याद रख लीजिए, आपके जीवन में भी काम आएगा और पढ़ाई में तो आएगा ही। तो जैसे रिलीजियस टॉलरेंसी मतलब हम अपने धर्मों को लेकर बहुत ही क्या है, एक सेंसिटिव मोड पे है, मतलब नाजुक मोड पे। कोई भी हमारे धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो हम तुरंत एक आक्रामक रूप ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। हर धर्म में क्या है, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना है, ये तो आपको भी पता है। हम इतने समझदार हो गए हैं कि किस पे ध्यान देना है, तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो हमें उनके अच्छे पहलू पे ध्यान देना है, ना कि खराब पहलुओं पे। क्योंकि आज के दौर में जो भड़काने वाले लोग हैं हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी। तो हमें एक जागरूक नागरिक बनने की ओर कदम बढ़ाना है। हम जो भी हमारे देश की विकसित करने की प्रक्रिया है उसमें हमें ही भाग लेना है। हम ही उनके पार्टिसिपेंट है और कोई नहीं है हमारी हेल्प करने के लिए आएगा। तो अगर हमें एक विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है तो जो रिलीजियस टॉलरेंसी है उसकी ओर प्रस्थान करना होगा। अगर कोई हमारे धर्म के बारे में बोल रहा है तो हमें उसको एक तरीके से देखना चाहिए कि ये नादान है, ऐसे सोच के कभी कभी माफ़ कर देना चाहिए। और नहीं कर सकते तो प्यार से समझाना चाहिए। अगर फिर भी ना समझे तो फिर उसकी मूर्खता है। और आपको भी पता है कि किसी बेवकूफ़ से बात करना या फिर बहस करना, उसमें आपकी भी बेवकूफ़ी झलकती है। तो उससे दूरी रहिए। एक शांत, क्या कहते हैं उसे, एक शांत व्यवहार करके अलग हो जाइए, बस सीधी सी बात। आपको उसका पार्ट नहीं बनना। उसके बाद वो खुद ही समझ जाएगा। अगर आप उससे बहस करेंगे तो वो प्रक्रिया और भी, मतलब जो भी बहस है वो बढ़ती जाएगी और उसका कोई भी अंत नहीं होता। आपको भी पता है, एट द एंड वो दूसरे टॉपिक आएगा तभी वो उसका एंड हो सकता है। लेकिन अगर वो भी बहस कर रहा है, आप भी बहस कर रहे हैं, तो उसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो हमें रिलीजियस टॉलरेंसी की ओर रहना चाहिए। और सबसे मेन बात है, हमें ह्यूमैनिटीज, जो भी हमारी मानवता है, मानवतावाद की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जो भी इंसान के लिए अच्छा है। जैसे किसी व्यक्ति को खाना देते हैं ना, तो वैसे हमें ज्ञान देने की ओर प्रस्थान करना चाहिए कि अगर किसी को किसी चीज़ की नीड है, कुछ देना, दो ना दो, नॉलेज या फिर ज्ञान जरूर देना। अगर आपके समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको, उनकी ओर जो एजुकेशन है उसके लाभ बताना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आज के समाज में, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो यही सब हम करके हम एक विकसित भारत की नींव रख सकते हैं, ना कि धर्म के पर बहस करके, राजनीति पे बहस करके। इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये हमारे समय की बर्बादी करेगा और कुछ नहीं। आई होप समझ में आया हो। तो बैक टू द क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं हमेशा ही रिलीजियस टॉलरेंस लाता हूँ ऐसे, जो मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए ताकि मैं एक रिलीजियस टॉलरेंसी का उदाहरण दे सकूँ, ताकि जो मुझे, हमारी जो चेतना है, सोचने समझने की क्षमता है, उसका विकास हो सके। क्योंकि मुझे भी ये नहीं आया था एक समय पर, मुझे भी किसी ने समझाया, मैं भी आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपका भी काम है कहीं और पहुंचाइए। तो बैक टू द टॉपिक, आई होप समझ में आया हो कि मार्टिन लूथर के क्या विचार थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च की सभ्यता, जो भी मान्यताएं थी, उनको खारिज किया
और जो पॉप बिशप थे उनके जो प्रथाएं थी उनको भी खारिज करने पर निर्भरता है। उसी को ही प्रोटेस्टेंट सुधार का नाम दिया गया। तो आगे देखते हैं मुद्रण कला, प्रिंटिंग प्रेस। अब देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस ने कैसे योगदान दिया, के विचारों ने पूरे देश में यूरोप में तेजी से फैलाए। जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जोहान्स गुटेनबर्ग ने जिसकी नींव रखी, जिसकी डिस्कवरी की, उसके जरिए पहले आपको भी पता है जो अखबार थे वो बहुत ही सीमित मात्रा में या फिर हाथ से लिखे हुए कितना छाप लेंगे आप। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ उसके बाद जो भी किताबें थी उसकी संख्या बढ़ी, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। और क्या कहते हैं, जो अखबार थे और अन्य प्रदेशों से आ रहे क्या थे विचार थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचने लगे, जिसके कारण जो मार्टिन लूथर के विचार थे वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे। ये बताया गया इसमें कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनकी भूमिका अत्यंत रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बताया गया इसमें आप निष्कर्ष में सीधा आपने जो मैंने समझाया वही लिख सकते हैं कि जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने जो निरंकुश पॉइंट था किसका, चर्च का, जो कृतियां थी उनको चुनौती दी, सीधी सी बात। धार्मिक आंदोलन करके धार्मिक सुधार की नींव रखी। ऐसे अपने आपसे अपनी चेतना को विकसित करते हुए लिख सकते हैं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझना है कि उन्होंने क्या किया, हमारे सोसाइटी में क्या योगदान दिया है। और कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे उन्होंने 95 थीसिस में अपने क्या लिखा बताया, चर्च को चुनौती दी 1517 में जो लिखी। और उसके बाद जो समुदाय के चर्च में जो जुड़े लोग थे उनके नाम याद रखने, जैसे बिशप, पॉप। तो ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी आपको समझना है कि चुनौतियां क्यों दी, क्या जरूरत पड़ गई उन्हें। आई होप समझ में आया यहाँ तक। अब देखते हैं कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज, तकनीकी दृष्टि से एक वास्तविक छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, विशेषकर कांस्य और तांबा के उपयोग के संदर्भ में। अब देखते हैं कि ब्रॉन्ज युग किसे कहते हैं, ब्रॉन्ज से हमारा क्या तात्पर्य है। तो जो ब्रॉन्ज थी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखते हैं। ब्रॉन्ज मानव सभ्यता के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण था, एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। सामान्यतः इस काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ब्रॉन्ज युग का काल कब माना जाता है, इसके बीच में माना जाता है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी समय सीमा अलग अलग रही है। अलग अलग क्षेत्रों में मतलब ये हमारी अर्थ है, इस क्षेत्र में इसकी समय सीमा अलग हो सकती है, इस क्षेत्र में अलग हो सकती है। लेकिन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नजरिए से देखा गया तो यही माना जाता है मेनली। आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। तो विशेषकर तांबा और कांस्य का व्यापक उपयोग रहा है। तो पहले किसका उपयोग करते थे, वो पत्थरों का उपयोग करते थे। उसके बाद तांबे का, इन सब का उपयोग देखा गया। तो उसके बाद इसको ब्रॉन्ज कैसे बनता था, जो तांबा होता था वो तांबा और टिन का मिश्रित धातु था। टिन और कॉपर को मिलाते थे तो क्या बनता था, ब्रॉन्ज बनता था। ये लिख सकते हैं, ये आंसर राइटिंग के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये लिख सकते हैं आप। तो आगे देखते हैं, पहले इतना नजर रखिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ब्रॉन्ज कैसे बनाया गया, टिन और कॉपर को मिला के इसकी उत्पत्ति को देखा गया, बनाया गया। इसी कारण इतिहासकार इसे तकनीकी विकास की एक वास्तविक छलांग मानते हैं। तकनीकी छलांग से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है हमारा, मतलब टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब फोन का आविष्कार हो गया, पहले कैसा था, इतने बड़े बड़े फोन हुआ करते थे, उसके बाद इतने छोटे छोटे क्यूट से फोन भी आने लगे अब। तो इसको एक तकनीकी छलांग भी कहते हैं कि इतने यहां से यहां पहुंचना, एक अविकसित क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर प्रस्थान करना। वैसे ही पहले हम क्या पत्थरों का यूज करते थे उपकरणों में, मशीनों में, और जो भी हमें यूज आता था हथियारों में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद हम टिन का उपयोग करने लगे, लोहे का उपयोग करने लगे। ये सब क्या है, तकनीकी छलांग के रूप में जाना जाता है कि हमने विकसित की ओर या फिर विकासशील क्षेत्र की ओर, विकासशील सोच की ओर प्रस्थान करना। तांबे से कांस्य तक का विकास। प्रारंभ में मनुष्य ने तांबे का उपयोग औजार बनाने के लिए किया। सबसे पहले तांबे का उपयोग किस लिए किया? औजार बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, वेपन। अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है। किंतु तांबा अपेक्षाकृत क्या होता था? नरम होता था। नरम मीन्स सॉफ्ट होता था। तो उसको और अलग अलग धातुओं से या फिर एलिमेंट से मिश्रित करना होता था। बाद में जब तांबे टिन में मिलाकर कांस्य बनाया गया तो इसे अधिक मजबूती मिली। तांबा क्या होता था? बहुत ही सॉफ्ट होता था, जिसके जरिए वो एक मजबूत हथियार बनाने के उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। इसलिए उसको कांस्य में मिक्स या फिर टिन में मिक्स करके कांस्य का रूप दिया गया, जो कि एक मजबूत हथियार का यूज किया जा सकता है जिसको। तो ये बताया गया। यह धातु कर्म मेटालर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और इस धातु किसमें उपलब्धि थी? मेटालर्जी की में। धातु कर्म एक प्रक्रिया है जिसमें उपलब्धि देखी गई, यही बताया गया इसमें। तकनीकी प्रगति, मजबूत कुल्हाड़ियां, तलवारें, भाले, इन सब में इनका उपयोग हुआ। ये सब आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। कृषि उपकरण जैसे हल, दरांती, फावड़े, इन सब में उपयोग हुआ। धातुओं के बर्तन बनाए गए, आभूषण बनाए गए, ज्वेलरीज बनाई गई, ढलाई, ये सब। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कृषि पर क्या प्रभाव हुआ, अब ये देखते हैं। कांस्य के कृषि उपकरणों में भूमि की बेहतर जुताई कटाई संभव बनाई। तो आपको पता है जो कांस्य के उपयोग के बाद जो हल थे वो और भी मजबूत होने लगे, और जिससे भूमि की जुताई और एक जो फसल काटना, इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि में उत्पादन, ये सब बढ़ने, कृषि में जिसके कारण क्या हुआ, उत्पादन क्षमता बढ़ी। और कृषि में जो प्रोडक्टिविटी थी, जैसे फसलें पहले कम मात्रा में उपयोग में लाए जा रहे थे, उसकी जो संख्या है वो बढ़ी। यही सब बताया गया है कृषि में बढ़ोतरी के कारण। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सब में कांस्य युग का संचालन देखा गया। इस सभ्यता में धातु तकनीकी, नगर नियोजन, व्यापार तथा प्रशासन का उल्लेखनीय विकास हुआ। अब इन सभ्यताओं में क्या हुआ? नगर नियोजन, जो नगर बनाए गए, आपको भी पता है पूरी सिस्टमेटिक वे से बनाए गए, और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेखनीय विकास हुआ। किनके कारण? इसके कारण ही, ब्रॉन्ज की उत्पत्ति के कारण ही। कला और संस्कृति, कांस्य युग में मूर्तिकला, आभूषण निर्माण, ये सब तो मेन है। मूर्तिकला, ये सब आपको अपने आंसर में लिखना है। इन सब में विकास देखा गया। और युद्ध और सैनिक शक्ति में हथियार बहुत ही मजबूत हुए, जिससे युद्ध लड़ना और भी आसान हुआ उनके लिए। यही सब बताया गया इसमें। इनकी सीमाएं, कांस्य के निर्माण के लिए टिन आवश्यक था, जो हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था। तो आपको भी पता है जो कांस्य का निर्माण है उसके लिए किसकी आवश्यकता है? टिन की आवश्यकता है। और टिन हर जगह उपलब्ध नहीं था, उसके लिए अलग अलग क्षेत्र में जाकर उसकी उत्पत्ति या फिर उसको उपलब्ध किया जा सकता था। तो बहुत ही एक थोड़ा जटिल प्रक्रिया थी। तो ये इसकी लिमिटेशन है। हमने सुविधाएं तो देख ली कि कृषि में बदलाव हो गया, उससे हल अच्छे हो गए और हथियार अच्छे हो गए सैनिक सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, और कृषि में जो उनकी उत्पादक क्षमता है वो बढ़ी। तो इसकी लिमिटेशन हमने देख ली। आप देख लेते हैं कांस्य युग के केवल धातु के उपयोग का नहीं, बल्कि यह मानव इतिहास में तकनीकी, आर्थिक। तो कांस्य युग सिर्फ एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं थी, नॉर्मल छलांग नहीं थी तकनीकी की ओर। इसने आर्थिक, सामाजिक सबको एक अलग रूप प्रोवाइड किया, जो हम देख चुके हैं। आर्थिक कैसे? कृषि में सरप्लस हो गया, मतलब जो कृषि का उत्पादन है वो जितनी सीमा में होता था उससे अधिक सीमा में होने लगा। हथियारों में इसने सुरक्षा प्रोवाइड की। तो ये सब हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो उसके बाद फारसी साम्राज्य, पर्शियन प्रशासन का संगठन। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फारसी साम्राज्य, विशेषकर ओकेमेडिनियन साम्राज्य, प्राचीन विश्व का सबसे विशाल और संगठित साम्राज्य था। ओकेमेनिड
साम्राज्य का क्या था, सबसे विशाल संगठित साम्राज्य था। इसकी स्थापना साइरस महान ने लगभग 550 ईसा पूर्व में की। पर्शियन, इसकी किसने की, साइरस ने की इसकी स्थापना 550 में। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखने की आवश्यकता है। बाद में डेरियस ने इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यंत प्रभावी बनाया। डेरियस ने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को बहुत ही इफेक्टिव बनाया, प्रभावी बनाया। किसने, डेरियस ने। ऐसे ऐसे अगर आपको समझना है, याद करना है, तो ये टेक्निक बहुत ही सुलभ है। जैसे हम बता सकते हैं कि किसने इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यंत इफेक्टिव बनाया, प्रभावी बनाया, डेरियस ने। किसने बनाया, डेरियस ने। और स्थापना किसने की, साइरस ने। कब की, 550 में। 550 में किसकी स्थापना की, पर्शियन एम्पायर की स्थापना की। आई होप समझ में आया हो, किसने की, साइरस ने। कब की, 550 में। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप इसको अपने जहन में डाल सकते हैं, अपने अंदर मगअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। फारसी सम्राट को शाहशाह, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा कहा जाता था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता था, सेनापति और न्यायाधीश था। उसकी सत्ता को देवी अधिकार प्राप्त था। देवी अधिकार मतलब डिवाइन पावर, उसको डिवाइन पावर मतलब उसको देवी शक्ति प्रदान थी कि लोग उनको भगवान के बराबर मानते थे। अगर भगवान और उनमें किसी को चुनना पड़े तो वो साइरस को ही चुनते थे या पर्शियन के राजा को ही चुनते थे। इतनी भूमिका थी उनकी, उनको भगवान के बराबर माना जाता था। वह राज्य की सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करते थे। जो शासक थे, जो भी न्यायाधीश की भूमिका थी, सब उनके हाथ में थी। सत्रप सिस्टम या सत्रापी सिस्टम। डेरियस प्रथम ने पूरे साम्राज्य को लगभग 20 सत्रापियों में बांटा। 20 सत्रापी मतलब प्रांतों में। ये हमारे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, रोमन एम्पायर। तो इसमें लगभग 20 राज्यों में बांटना, इसी को ही कहते हैं सत्रापी। 20 सत्रापियों में बांटा। प्रत्येक प्रांत का, प्रत्येक सत्रापी का एक सत्रप होता था। जैसे एक सत्रापी है, 20 सत्रापी में से एक सत्रापी है, इसका कौन होता था, एक सत्रप होता था, जो उसके राजा के रूप में। क्योंकि जो राजा था वो पूरे राज्य पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, अपना प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था नहीं चला सकता था। तो उसको संगठित करने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसको कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। तो उसको वो हायर करता था सत्रप को, जो सत्रापी पे क्या करे, अधिकार कर सके। कानून व्यवस्था बनाए रखना, कर संग्रह करना, ये वैसे ही सामंती व्यवस्था के कई रूप माना जा सकता है। जैसे किंग ने वैसल को हायर किया था कर व्यवस्था संभालने के लिए, वहाँ की कानून व्यवस्था के संभालने के लिए, सोसाइटी को संभालने के लिए। तो वैसे ही जो किंग थे, शासक थे, उन्होंने यहाँ पे किसको किया, सत्रापी को किया, सत्रप को किया, सत्रापी को संभालने के लिए। वहां पर कर व्यवस्था, ये सब पॉइंट लिखे गए इसको सुनिश्चित करने के लिए। तो ये बताया गया है प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए सत्रप को हायर किया, नियुक्त किया। सत्रपों को पर्याप्त अधिकार दिए गए थे, लेकिन उन पर सम्राट का कठोर नियंत्रण भी बना रहता था। जो जैसे किंग तो सबसे ऊपर है, उसने क्या किया, सोसाइटी को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक का मालिक सत्रप था और हर सत्रप को कुछ अधिकार दिए गए थे, बहुत ही अच्छे अधिकार। जैसे कर वसूल करना, टैक्स, रेवेन्यू कलेक्ट करना, देश राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालना, न्यायिक व्यवस्था को संभालना, ये सब अधिकार उनको दिए गए थे। लेकिन वो किसके अधीन थे, राजा के अधीन थे। जो राजा कहेंगे वही वो करेंगे। तो ये बताया गया यहाँ पे कि सत्रापों को पर्याप्त अधिकार थे, इनफ राइट्स दिए गए थे, लेकिन उन पर सम्राट का कठोर नियंत्रण था, कंट्रोल था किसका, किंग का। शक्ति का संतुलन। सात्रप नागरिक प्रशासन व्यवस्था संभालता था। यही बताया गया क्या क्या उनके कार्य थे, राजकोष नियंत्रण, रेवेन्यू, ये सब। तो ये हम पहले भी देख सकते हैं। और राजा की आंख और कान कौन किसे कहते थे, सत्रप को कहते थे। सम्राट ने गुप्त निरीक्षकों की नियुक्ति की, जिन्हें राजा की आंख और कान कहा जाता था। ये अधिकारी बिना सूचना के प्रांतों में निरीक्षण करते थे। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन करते थे, सीधे सम्राट को रिपोर्ट भेजते थे इससे प्रशासन में। तो राजा की आंख और कान मतलब स्पाई, आज के दौर में जिसे कहते हैं। जैसे अगर किसी देश में
कोई हमारे राज्य के बीच में कोई ऐसा षड्यंत्र रच रहा हो जो राजा के खिलाफ हो, तो इसकी खबर कौन देता था? राजा की आंख और कान, मतलब स्पाई, वहाँ के जासूस वहाँ पे नियुक्त करते थे। कौन करते थे? राजा शासक करते थे सत्रपों में, कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, समाज में कोई व्यवस्था सही चल रही है या नहीं, तो यही सब देखने के लिए करते थे। इसी को ही निरीक्षण कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं। फारसी साम्राज्य की प्रणाली अत्यंत संगठित है। जो साम्राज्य था, एम्पायर, पर्शियन एम्पायर था, उसकी जो प्रणाली थी अत्यंत संगठित थी, ऑर्गेनाइज थी। हर चीज हर मैनर में हुआ करती थी। सबके जो दायरे थे, अगर किसी के कार्य सुनिश्चित किए गए तो उनके दायरे सुनिश्चित किए जाते थे कि वो कार्य सिर्फ न्यायाधीश सिर्फ न्याय का कार्य करेगा, सैनिक सिर्फ सैनिक कार्य करेगा, तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कहते हैं, संगठित फॉर्म कहते हैं। प्रत्येक प्रांत से उनकी आय के अनुसार निश्चित कर लिया जाता था। प्रत्येक प्रांत से उनकी जो जैसे सैलरी है उसके अनुसार क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था उन पर, रेवेन्यू। उसी के बेस पर रेवेन्यू जनरेट किया जाता था। कर, नगद, अनाज, पशुपालन पर के रूप में। अगर कोई कृषक समुदाय है तो अपने कृषि के फॉर्म में, अनाज के फॉर्म में वो कर चुका सकता था, लगा दे सकता था। अगर कोई पशुपालन है तो अपने पशुओं को भेंट करके कर के रूप में दे सकता था। तो यही सब बताया गया इसमें। यही आय सेना, सड़क निर्माण और प्रशासन की। तो आपको भी पता है वो टैक्स जा रहा है तो कहाँ जाएगा? वो राजा पूरी अपनी जेब में तो रखेगा नहीं, तो वो पॉलिसीज बनाने में, पॉलिसीज कैसी? जो एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर, कल्याणकारी व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, ट्रांसपोर्टेशन सही हो, ये सब करने में उसकी ये सब टैक्स जाते थे, लगान के पैसे जाते थे। संचार एवं सड़क व्यवस्था कैसी थी अब देख लेते हैं। डेरियस प्रथम ने रॉयल रोड का निर्माण किया जो साम्राज्य को विभिन्न भागों से जोड़ती है। सड़क पर डाक एवं संदेश प्रणाली विकसित हुई जिससे प्रशासनिक आदेश शीघ्र पहुंचने लगे और तेज। तो जो डेरियस प्रथम थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम इफेक्टिव बनाया था, उन्होंने सड़क की स्थापना की, सड़क निर्माण कराया, आयो समझ में आया। और वो सड़क क्या करती थी? अलग अलग मार्गों से जुड़ती थी। ये एक सड़क है, ये अलग अलग मार्गों से क्या हो रही है? जुड़ रही है। और अलग अलग मार्गों से जुड़ना मतलब अलग अलग लोगों का आवाजाही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, संदेशों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। वहां पे क्या हुआ? डाक व्यवस्था की स्थापना की। डाक व्यवस्था मतलब यहाँ पर लोग अपने संदेश पहुंचा सके इजिली, वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। तो ये बताया गया है जिन्होंने जो साम्राज्य के संचालन है उसमें महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। न्याय एवं धार्मिक नीति। फारसी शासकों ने विजित प्रदेशों को अपनी भाषा, धर्म और स्थानीय परंपराओं से, तो यही बताया गया। अगर रोमन साम्राज्य कोई भी राज्य को जीतता था तो अपनी क्या करते थे वो? कोई भी राज्य अगर हो तो अपनी धर्म का, अपनी भाषा का, अपनी संस्कृति का वहां पर फैलाव करेगा ताकि वहां के लोग भी अपनी उस व्यवस्था में ढल जाए। तो आई होप समझ में आया। ये तो बेसिक सी बात है। अब देखते हैं प्रशासन का महत्व। केंद्रीकृत राजसत्ता। केंद्रीकृत राजसत्ता मतलब राजा एब्सोल्यूट शक्ति रखता था, सबसे ऊंची शक्ति यही रखता था। हालांकि राजा कुछ शक्तियां सत्रप में बांट देते थे, लेकिन तब भी जो सबसे ज्यादा डिवाइन पावर या फिर सबसे, अगर राजा कुछ कहेगा तो ये मना नहीं कर पाएंगे, इनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो सत्ता कैसी थी कि सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत थी। विकेंद्रीकृत प्रांतीय प्रशासन। विकेंद्रीकृत प्रांतीय प्रशासन मतलब जो प्रांत थे, स्टेट थे, वो अलग अलग भागों में डिवाइड थे। जो देश था वो अलग अलग भागों में, प्रांतों में डिवाइड था, जिनको हम क्या कहते हैं? सत्रापी कहते हैं, जो अभी हम देख चुके हैं। प्रभावी कर प्रणाली। जो कर प्रणाली थी, लगान दिया करते थे, वो इफेक्टिव था कि सबको अपनी सैलरी के अनुसार, अपने जो व्यवस्था है उनके अनुसार कर दे सकते थे। जैसे पशुपालन है तो अपने पशुओं को कर के रूप में दे सकता था, किसान है तो अपने जो अनाज है उनको कर के रूप में दे सकता था। तो यही बताया गया है। तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण है कि राजा अपनी पूरी वैसी मांग नहीं कर रहा है कि हमें यही चाहिए, हमें इतना ही पैसा चाहिए। नहीं, आपके पास जो सुविधा है अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। तो ये एक विकासशील देश की या फिर विकासशील राज्य की पहचान होती है, एक अच्छे राजा की पहचान होती है। तो आई होप समझ में आया हो।
धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस, सभी धर्मों का क्या होता था, सर्वधर्म समभाव, रिलीजियस टॉलरेंसी, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, सभी धर्मों को सुना जाता था। ये नहीं कि एक धर्म को ही हम सबसे एक्सट्रीम मानेंगे, सबसे सुप्रीम मानेंगे, सबसे सर्वोच्च मानेंगे, ऐसा नहीं था। कुशल संचार व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस रोड पर बनाए गए थे ताकि संचार का अलग अलग रूप से संचालन किया जा सके, संचालित किया जा सके। गुप्त निरीक्षण प्रणाली, स्पाई सिस्टम, इंस्पेक्शन करने के लिए। तो यही सब बताया गया इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, यही सब कार्यकर हैं। और इसके निष्कर्ष में आप अपने गौर से समझ सकते हैं कि इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि जो पारसी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है वो कितनी इफेक्टिव थी, कितनी अच्छी थी, कि वहाँ पे सभी समुदायों का सम्मान किया जाता था, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, और जो कर प्रणाली थी वो कितनी सुनिश्चित की जाती थी कि लोग आराम से उसको दे सके अपनी सुविधा अनुसार, और सबके अपने अपने कार्य सुनिश्चित किए जाते थे कि न्यायाधीश को यही कार्य किया मतलब करना सुलभ है, उसमें किस चीज का मतलब अड़चन या फिर कोई और उस पर अपनी जो पावर है वो नहीं डालेगा। और जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसको अलग रखा गया, कर प्रणाली व्यवस्था को अलग रखा गया। तो यही सब हम देख सकते हैं। तो इसको अपने किस में लिख सकते हैं, अपने निष्कर्ष में आप समझ के लिख सकते हैं। तो इसका जो पीडीएफ है, मेन पॉइंट पे आ सकते हैं, जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे जो कमेंट सेक्शन में उसमें डाल देंगे। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके साथ हैं। आप बस अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, तो हमें बताइए, हम आपको आगे जो एक डायरेक्शन है वो देंगे। सबसे मेन होती है डायरेक्शन, स्पीड उतनी मायने नहीं रखती जितनी डायरेक्शन रखती है। तो वी विल लेट यू नो। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए क्लासेस तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे, एंड इट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आपसे किसी भी प्रकार का हमें कुछ नहीं चाहिए, ये इट्स फॉर आवर सोसाइटी, हाँ ये हमारी सोसाइटी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जॉइनिंग अस।